करते हैं। समाजशास्त्र के बारे में समाज का अध्ययन करता है, इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। जैसा कि हमने बताया कि समाजशास्त्र का प्रारंभ अगस्त कॉम्टे ने अपने समाज के जनक माने जाते हैं, और उससे पूर्व भी समाज के पठन पाठन ना हुआ हो, लेकिन समाज के बारे में चर्चाएं होती रही है। जैसे कि इब्न खालदून जिसने कि ये चर्चा की है कि समाज के पर एक मुकदमा रचना की है, और उसमें उन्होंने समाज के अस्तित्व की चर्चा की है। लेकिन आज हम समाजशास्त्र का समाज में कैसे अध्ययन होता है और भारतीय समाजशास्त्र में किस प्रकार का अध्ययन हुआ। जब समाज का अध्ययन करता है तो समाज का विकास कैसे होता है, समाज में राजनीतिक निर्णय, आर्थिक विकास, धर्म, कानून तथा नीति शास्त्र के संदर्भ में हम समाज की चर्चा करते हैं, और इस बारे में हम पूर्व के में चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि समाजशास्त्र का पाश्चात्य देशों में और भारत, विशेष तौर से भारत में समाज शास्त्र का किस प्रकार का उदय हुआ। सबसे पूर्ण देखते हैं कि फ्रांस की इसके यूरोप में समाजशास्त्र का उदय हुआ, और उसके दो मुख्य कारण थे। एक कारण था फ्रांस की क्रांति। फ्रांस क्रांति मतलब जिससे ज्ञानोदय हुआ, लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक आधुनिकरण आया, और वो इसलिए आया कि पहले चर्च का निर्णय होता था, चर्च डोमिनेट करता था और उसी का प्रभुत्व था समाज पर। लेकिन जब व्यक्तियों को और मनुष्यों को इसका आभास हुआ और ये ज्ञानोदय हुआ, तो चर्च से समाज के स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी। दूसरा कारण, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया यूरोप में, और ख़ास तौर से पहले इंग्लैंड में और बाद में ये यूरोप के अन्य देशों में फैला हुआ। इन दो मुख्य कारणों ने एक आधुनिकता को जन्म दिया, स्वतंत्रता की भावनाएं पैदा की, और समाजशास्त्र का उदय इन्हीं दो कारणों से यूरोप में प्रारंभ हुआ। इसी का स्वरूप हम भारत में भी देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में समाजशास्त्र का उदय हुआ, लेकिन समाजशास्त्र की पढ़ाई पहले प्रारंभ नहीं हुई। ब्रिटिश शासक काल में ब्रिटिशर्स ने अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत के समाज को समझने के लिए इस प्रकार के अध्ययन कराए। उसी समय ईसाई मिशनरी आई, जिन्होंने अपने धर्म के प्रसार के लिए राज्य के, भारत के व्यक्तियों के, उनकी संस्कृति के, उनके फाकलोर को, उनकी जाति को समझने के लिए इस प्रकार का अध्ययन किया। और उसी समय जब आधुनिकरण की वजह से जो भारत का पाश्चात्य वर्ग था, और उन्होंने विदेशों में जाकर पाश्चात्य शिक्षा ली, और उससे उनको जानकारी प्राप्त हुई कि भारत को स्वतंत्रता की कैसे प्राप्त की जा सकती है, और वो ज्ञान की प्राप्ति होने से वो समाजशास्त्र का उदय हुआ और समाजशास्त्र की चर्चाएं होने लगी। इसकी चर्चाएं सबसे पहले भारत में 1857 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट के नाम से एक जर्नल की शुरुआत की, जो उन्होंने पहले उनको ब्रिटिशर्स की वजह से हिंदुस्तान को छोड़ करके इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने की बारे में समाज से रिलेटेड, समाज से संबंधित चर्चाएं अपने जर्नल में की, और वो भारतीय समाजशास्त्री पत्रिका के नाम से प्रचलित हुई। बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा को फ्रांस जाना पड़ा, और फ्रांस से स्विट्ज़रलैंड गए, क्योंकि हर समय वो स्वतंत्रता की बात कर रहे थे उनके लेखों में, और उसकी वजह से उनको एक जगह से दूसरे जगह निष्कासित किया गया। इसके बाद में भारत में इन संदर्भों के बावजूद भारत में समाजशास्त्र की पढ़ाई सबसे पहले 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए, स्नातकोत्तर क्लासों में इसकी पढ़ाई शुरू हुई, जिसमें बी.के. सरकार और बी.एन. सिल ने पढ़ाना प्रारंभ किया। और सबसे उससे भी पूर्व 1914 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर समाजशास्त्र की पढ़ाई हुई, और पोस्ट ग्रेजुएट में 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई पैट्रिक गिडिस ने प्रारंभ करना शुरू किया। इसी के साथ साथ 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में डी.पी. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी और डी.एन. मजुमदार इत्यादि लोगों ने समाजशास्त्र की प्रारंभिक
शिक्षा देना प्रारंभ किया। उसी समय भारत के अन्य प्रांतों में और ख़ास तौर से जैसे कर्नाटका में मैसूर में 1928 में और हैदराबाद में समाजशास्त्र की पढ़ाई प्रारंभ हुई। 1930 में पूना में इसकी शिक्षा दी जाने लगी। समाजशास्त्र में हम ख़ास तौर से हमने अभी चर्चा की है कि समाजशास्त्र की पठन पाठन विभिन्न विश्वविद्यालयों में किस प्रकार किया जाने लगा और बाद में कैसे समाजशास्त्रियों ने समाज के बारे में अपनी चर्चाएं की है। ख़ास तौर से समाजशास्त्र के विषयों में जो रुचि हुई है, भारत में समाजशास्त्र की क्या भूमिका रही और ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो समाजशास्त्र में चाहे कॉलेज में, स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का प्रारंभ ना हुआ, लेकिन समाज के बारे में चर्चाएं ऐतिहासिक रूप से देखें तो वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, स्मृति में, इवन और कौटिल्य और शंकराचार्य की रचनाओं में भी हमें समाजशास्त्र की चर्चाएं मिलती है। इसके बाद धार्मिक आंदोलन आए जिसमें विवेकानंद, अरविंदो और टैगोर ने समाज के बारे में चर्चाएं की। और जब ब्रिटिश शासक थे तो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ स्वतंत्रता के लिए, और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में इवन उपनिवेशीय उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए काफ़ी विद्वानों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी लेखनी के द्वारा लोगों को उत्साहित किया। तो भारतीय संदर्भ में भारत एक विशिष्ट समाज है और पाश्चात्य समाज की आधुनिकता से भारत में भी आधुनिकता का अनुभव हुआ। खासतौर से औपनिवेशिक पराधीनता का अनुभव हमें आया तो हमने स्वतंत्रता की भावना हमारे में आई और स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने भाग लिया। खासतौर से समाजशास्त्र में प्राचीन समय में स्वतंत्रता के पूर्व दो तरह के अध्ययन, समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव हुआ और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मानव विज्ञान के संदर्भ में आदिवासी समाज का अध्ययन किया जाता है और उनमें स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण कैसे हो सकता है, इस तरह के भारतीय समाजशास्त्री और मानव विज्ञानों ने चर्चा की। उदाहरण के तौर पर हम L.K. अनंत कृष्णन अय्यर, जो शुरुआती रूप में एक क्लर्क थे लेकिन बाद में स्कूल शिक्षक बने और कोचीन के रजवाड़े के महाविद्यालय में उनको शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया। इस दरमियान में उन्होंने नरजातीय सर्वेक्षण किए और उनकी एक सामाजिक अनुभव के आधार पर उनकी एक ख्याति होने लगी। उन्होंने मद्रास में जाकर के अपने लेक्चर दिए और उससे प्रभावित होकर के कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्हें रीडर के रूप में मनोविज्ञान विभाग में नियुक्ति प्राप्त हुई। जर्मनी विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी उनको दी गई। कोचीन के रजवाड़े ने उन्हें राय बहादुर तथा दीवान बहादुर की उपाधि दी। दूसरे हमारे सामने जो कानूनविद शरद चंद्र राय थे, कानून की डिग्री कलकत्ता के रिपन कॉलेज से उनको प्राप्त हुई। इससे पूर्व अंग्रेजी में उन्होंने BA और MA किया था और बाद में उन्होंने रांची में जाकर ईसाई मिशनरी स्कूल में और विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक का कार्य किया। झारखंड में 40 साल तक वहाँ रहे तो उन्होंने कानून की डिग्री लेने के बावजूद उन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन किए और ख़ासतौर से जनजातियों की संस्कृति एवं समाज का अध्ययन उन्होंने किया। 100 से अधिक उन्होंने लेख भी लिखे होंगे और ख़ास तौर से झारखंड की ओराव, मुंडा, खारियाँ इत्यादि जनजातियों पर उन्होंने अपने अध्ययन किए और ख़ास तौर से उन्होंने एक मेन इन इंडिया जर्नल की शुरुआत की और वो जर्नल आज भी प्रचलित है और उसको बड़े शौक से समाजशास्त्री और मानवशास्त्री दोनों प्रकार के व्यक्ति अपने समाज के बारे में लेख लिखते हैं। ये दोनों ही मानव वैज्ञानिक अनंत कृष्ण अय्यर और शरद चंद्र, जो दोनों का जन्म मृत्यु अंग्रेजी शासन में भारत में हुआ और इन्होंने औपचारिक संस्थाओं की रूपरेखा बनाई और उसी के आधार पर समाजशास्त्र की सामाजिक विभिन्न घटनाओं के अध्ययन प्रारंभ हुए। हम आज इस संदर्भ में सबसे पहले समाजशास्त्री जो GS घुरे हैं, जिनको प्रारंभिक समाजशास्त्री कहा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनका पूरा नाम देखा जाए तो गोविंद सदाशिव घुरे का जन्म है
12 दिसंबर 1893 में मालवान पश्चिम भारत के कोंकण प्रदेश के छोटे से कस्बे में हुआ। इनका परिवार एक संपन्न परिवार था, लेकिन बाद में उसका पतन हो गया। इनकी शिक्षा एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हुई। ये संस्कृत ऑनर्स में इन्होंने स्नातक किया और संस्कृत और अंग्रेजी के स्नातकोत्तर एमए की परीक्षाएं प्राप्त की। 1919 में इनको छात्रवृत्ति समाजशास्त्र अध्ययन के लिए विदेश से प्राप्त हुई और उसके लिए वे इंग्लैंड गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनके शिक्षक रहे एल.टी. हॉबहाउस। बाद में कैम्ब्रिज में WHR रिवर्स के से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने उस दरमियान में एक प्रशासवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। 1923 में AC हेडन के निर्देश में उन्होंने PhD प्राप्त की। इनका जो शोध निबंध था कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जिसका 1932 में प्रकाशन हुआ। थोड़े समय बाद में जब इंग्लैंड से वो लौट के आए तो 1924 में इन्होंने कुछ समय के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षक का कार्य किया। बाद में वे बम्बई विश्वविद्यालय में रीडर एवं विभागीय अध्यक्ष बना गए। इसके पहले पैट्रिक गिडिस ने 1919 में समाजशास्त्र की स्थापना की। उसको आगे बढ़ाने में का श्रेय GS गुरे को है। ये 35 वर्ष तक बम्बई विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे और 1938 में उन्होंने PhD की उपाधि के शिक्षा देना प्रारंभ किया। गुरे के निर्देशन में प्रथम PhD 1936 में GR प्रदान हुए। बाद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का पुनरावृत्ति की गई और 1947 में पूर्णकालीन 8 कोर्स में समाजशास्त्र के अध्ययन किया जाने लगा। 1951 में गुरे द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ये उस सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने और उन्होंने ही 1952 में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जर्नल का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। 1959 में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन सेवानिवृत्ति के बावजूद इन्होंने अपने शैक्षिक जीवन में अपने को क्रियाशील रखा और अपनी 30 पुस्तकों में से 17 पुस्तकें उन्होंने सेवानिवृत्त के बाद लिखी। 1983 में 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। भारत में समाजशास्त्र के एक संस्थापक के रूप में स्थापित इन्होंने गुरे ने समाजशास्त्र की स्थापना की। आज हम कई विश्वविद्यालयों में जिन्होंने समाजशास्त्र के संस्थापकों को काम किया, वे सब गुरे के शिष्य हैं। गुरे की पहचान जाति और प्रजाति पर बेहतरीन कार्यों की वजह से हुई। इसके अतिरिक्त उन्होंने जनजाति, नातेदारी, परिवार और विवाह, संस्कृति, सभ्यता और नगरों की ऐतिहासिक भूमिका, धर्म तथा संघर्ष, एकीकरण का समाजशास्त्र, इस तरह के अध्ययन उन्होंने किए। 1930 और 40 के दशक में वेरियन एल्विन से जनजाति पर विवाद किया। जनजाति संरक्षण के लिए गुरे राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक रहे। प्रमुख जाति और प्रजाति पर जो गुरे ने विचार दिए, वो उससे पहले उनके प्रमुख उद्योगोषक या खास जाति और प्रजाति पे जिनका विचार प्रचलित थे, वो हर्बर्ट रिजली के थे। वे ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी थे। मानव विज्ञान में उनकी रुचि थी। मनुष्य का उनके अनुसार मनुष्य का विभाजन शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, जैसे खोपड़ी की चौड़ाई, नाक की लंबाई, कपाल पर भार इत्यादि, इनके आधार पर जाति और प्रजातियों का डिवीजन रिजले ने किया। खासतौर समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र एक साथ साथ चलते थे, लेकिन सामाजिक मानवशास्त्र की दो धाराएं हैं। एक धारा है जो सामाजिक सांस्कृतिक मानवशास्त्री है और दूसरा उनकी फिजिकल भौतिक मानवशास्त्र है। जो भौतिक मानवशास्त्र है वो मनुष्य के विशेष लक्षणों के आधार पर जातियों का और प्रजातियों का अध्ययन करता है और प्रजातियों का विभाजन भी उन्हीं के आधार पर माना जाता है। उदाहरण के तौर पे उच्च जातियां आर्य प्रजाति की विशेषता से मिलती है। गुरे रिजले के तर्कों से अंशतः सत्य मानते हैं। गुरे के अनुसार प्रजातीय शुद्धता केवल उत्तर भारत में ही बची हुई है। इसका मुख्य कारण अंतर्विवाह निषेध था। गुरे के अनुसार गुरे ने जाति की महत्वपूर्ण विशेषताएं दी है और उसमें मुख्य विशेषताएं हैं खंडीय विभाजन, इन्हें जाति की सदस्यता जन्म से होती है। दूसरा है सोपानिक विभाजन, यानी जातियां एक दूसरे की तुलना में असमान है, जैसे उनमें उच्च और तथा निम्न। सैद्धांतिक रूप में आज ये प्रचलन में नहीं है।
सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध है, यानी पवित्रता और अपवित्रता की भावनाओं के आधार पर लोगों के व्यवहारों में, लोगों के बैठने में, खाने में, पीने में यह अंतर किया जाता था। वो भी आज परिवर्तित होता जा रहा है। सोपानिक तथा प्रतिबंधित सामाजिक अंतःक्रिया के कई सिद्धांत हैं। जैसे जाति व्यवसाय वंशानुगत होते थे। पहले जिस जाति में आदमी जन्म लेता है उस जाति के अनुसार ही उसका व्यवसाय होता था। जाति विवाह पर कठोर प्रतिबंध थे। गुरे की परिभाषा जाति के विशेष अध्ययन में सहायक होती है। इसकी अवधारणा शास्त्रीय पुस्तकों पर आधारित है। गुरे ने जो जाति की जो अवधारणाएं दी है, जाति को जिस तरह से परिभाषित किया है, वो हमारे शास्त्रों में, स्मृति में, पुराण में, वेदों में जिस तरह जाति का वर्णन किया, उसके आधार पर जाति की अवधारणाएं गुरे ने हमें दी है। आज जाति के बहुत से रूपों में परिवर्तन हुआ।